नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। पीछे अपन ने पढ़ा था, मौर्य वंश के बारे में अपन पढ़ रहे थे। उसमें मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत हैं। मौर्य वंश का संस्थापक जो शासक है, भारत का प्रथम जो राष्ट्रीय शासक है, प्राचीन भारत का जो गुरु है चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बेटे बिंदुसार के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन बात करते हैं भारत के नहीं अपितु विश्व के महानतम शासक अशोक के बारे में आज अपन बात करेंगे। अशोक बिंदुसार का बेटा था और बिंदुसार के बाद 273 ईसा पूर्व में वह मगध का शासक बनता है और 232 ईसा पूर्व तक वह मगध का शासक रहता है। तो चलिए अपन थोड़ी सी बात करते हैं अशोक के बारे में। अशोक के अलग अलग नाम मिलते हैं, बहुत सारे नाम मिलते हैं अलग अलग स्रोतों में। ऐसी जानकारी मिलती है कि बिंदुसार अपने बाद अपने बड़े बेटे सुसीम को मगध का शासक बनाना चाह रहा था। वह चाह रहा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा बेटा सुसीम मगध का शासक बने, लेकिन अशोक ये नहीं चाह रहा था। अशोक ये चाह रहा था कि अपने पिता के बाद मैं शासक बनूं। अशोक के जो नाम हैं, अलग अलग नाम अपने को मिलते हैं पुराणों में। अशोक वर्धन इसका नाम मिलता है। बौद्ध साहित्य व अशोक के अभिलेखों में हमें अशोक के विभिन्न नामों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। हो सकता है कि वो उसकी उपाधियाँ रही होंगी, लेकिन फिर भी कई नामों का उल्लेख हमें मिलता है। अशोक के बारे में या मौर्य वंश के बारे में पीछे अपन ने बात की थी कि अपने को जानकारी मिलती है ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और अशोक के अभिलेख, या अपन यूँ कह सकते हैं कि पुरातात्विक जो स्रोत हैं उनसे अपने को मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पे अशोक की अगर अपन बात करते हैं तो पुराणों के बारे में अपन ने बात की कि पुराणों में इसका नाम अशोक वर्धन मिलता है, लेकिन बौद्ध साहित्य और अशोक के जो अभिलेख हैं वहाँ पे अलग अलग नाम मिलते हैं। अशोक का जो जीवन है उसके बारे में प्रारंभिक जो जानकारी है, महावंश नामक जो बौद्ध ग्रंथ है और सिंहली जो अनुश्रुतियाँ इसमें मिलती हैं, वहाँ से अपने को मिलती है अशोक के जीवन के बारे में जानकारी। वहाँ पे यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद अपने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था। यह जानकारी मिलती है सिंहली अनुश्रुतियों और महावंश नामक जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें से। इसके अलावा अन्य जो बौद्ध साहित्य है, जिसमें लामा तारानाथ है, उसका जो विवरण है उसमें भी हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने शासक बनने के लिए अपने 6 भाइयों को मारा था। कहीं पे कोई जानकारी मिलती है, कहीं पे कोई जानकारी मिलती है। अब ये बात सत्य भी है। सत्य कैसे है कि बिंदुसार की मृत्यु है 273 ईसा पूर्व में होती है, जबकि अशोक का राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व में होता है। तो ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों का ये मानना है कि ये जो समयांतराल है
273 से 269, 4 वर्ष का ये जो समय है, इस समय के दौरान बिंदुसार के जो पुत्र हैं उनकी संख्या जितनी भी रही होगी, लेकिन उनके मध्य सत्ता के लिए आवश्यक रूप से संघर्ष हुआ होगा। और ये जो काल है, इस काल के दौरान अशोक ने सभी प्रतिद्वंदियों को समाप्त करके और मगध की सत्ता प्राप्त की थी। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं, यहाँ से दो सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं कि अशोक मगध का शासक तो कब बनता है, 273 ईसा पूर्व में, जबकि उसका राज्यारोहण या राज्याभिषेक उसका कब होता है, 269 ईसा पूर्व में। यह अच्छा प्रश्न है। पीछे अपन ने बात की थी, मैंने आपको बताया था कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें तिथियां ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो तिथि है 269 ईसा पूर्व, ये आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको एकदम से दिमाग में चिपकाना है, क्योंकि आगे अपन बात करेंगे, आगे अशोक के जो अभिलेख हैं वहाँ पे अपन चर्चा करेंगे। वहाँ पे विभिन्न जानकारियाँ मिलती हैं कि अशोक ने शासक बनने के बाद या अशोक ने राज्याभिषेक के इतने वर्ष बाद ये कार्य किया, इतने वर्ष बाद उसने ये कार्य किया। तो वहाँ पे अब ये जो तिथि है ये बहुत ही अपने काम आएगी, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट वहाँ पे रहेगी, इसलिए आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। एक छोटा सा उदाहरण अभी अपन देखते हैं कि अशोक ने कलिंग को अपने राज्यारोहण के 8 वर्ष बाद, अपने राज्यारोहण के 8 वर्ष बाद जीता था, यानी 9वें वर्ष में उसने जीता था। तो वो तिथि कितनी होगी, अब अपने को पता है कि अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कलिंग का युद्ध कब होगा, 261 ईसा पूर्व में। ऐसे ही और भी बहुत सारी तिथियां होंगी, बहुत सारी घटनाएं होंगी, वहाँ पे अपने लिए ये तिथि बड़ी ही महत्वपूर्ण रहेगी। अब एग्जाम में सीधा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि अशोक शासक कब बना या अशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा, ऐसे प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो तिथि है वो आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अब अशोक के नामों की अपन बात कर रहे हैं कि पुराणों में उसका नाम अशोक वर्धन मिलता है, जबकि अशोक के जो अभिलेख हैं वहाँ पे अपन बात करते हैं देवानाम पियदस्सी मगधाधिराज महाराजाधिराज बुद्ध शाक्य, इस प्रकार के जो नाम हैं या जो उपाधियां हैं इनसे संबोधित किया गया है अशोक को। यहाँ पे ये जो नाम है आप कई किताबों में पढ़ते हो या दूसरी जगह पर आप देखोगे या और कहीं से आप पढ़ते हो और कहीं पे आप देखते हो देवानाम पियदस्सी, हो सकता है देवानाम प्रियदर्शी, ये नाम आपको मिल सकता है। पियदस्सी है, यह प्रियदर्शी आपको मिल सकता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अशोक के जो अभिलेख हैं वो अधिकतर प्राकृत भाषा में हैं और प्राकृत भाषा में र नहीं लिखा जाता है। आगे अपन बात करेंगे अशोक के धम की, तो यहाँ पे भी ये धम क्यों है, क्योंकि प्राकृत में र नहीं लिखा जाता है, इसलिए धर्म का क्या बन गया, धम बन गया। ऐसे ही देवानाम प्रियदर्शी का देवानाम पिय और प्रियदर्शी का पियदस्सी लिखते हैं। तो अशोक के नामों की अपन ने बात की, देवानाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय। तो इससे अपने को क्या जानकारी मिलती है, अशोक के बारे में अपन पढ़ते हैं, अशोक है वो प्रारंभ में कौन से धर्म का अनुयायी था, ब्राह्मण धर्म का। ब्राह्मण धर्म को ये मानने वाला था, लेकिन आगे चल के कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में ये आता है कि ये ब्राह्मण धर्म को त्याग के बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो यहाँ पे
ये जो नाम है ये अपने को दो जानकारी उपलब्ध करवाता है कि अब भी अशोक है उसकी आस्था पूरी तरीके से ब्राह्मण धर्म से समाप्त नहीं हुई है, और दूसरा ये कि जो हिंदू देवी देवता हैं उनसे अपने आप को अशोक पूरी तरीके से अलग नहीं कर पाया। प्रियदर्शी है, ये भी हो सकता है इसकी उपाधि रही होगी। मगधाधिराज, ये जो उपाधि है अशोक की, ये हमें राजस्थान में जयपुर के पास जो बेराट है वहाँ से जो भांबरू शिलालेख मिला है उसमें अशोक की ये उपाधि मिलती है। महाराजाधिराज, ये जो अशोक की उपाधि है ये मध्य प्रदेश से एक अशोक का लघु शिलालेख मिला है, पनगुडरिया शिलालेख। इसमें हमें ये जानकारी मिलती है या इसमें अशोक की यह उपाधि मिलती है। बुद्ध शाक्य जो शब्द है ये हमें अशोक के कई लघु शिलालेखों में देखने को मिलता है। तो ये हो गई प्रारंभिक जो जानकारी है या अशोक के जो नाम हैं उन नामों के बारे में अपने को जानकारी अलग अलग जो स्रोतों से मिली है। एक है जो साहित्य में अशोक का नाम मिलता है चंडाशोक। चंडाशोक अशोक को क्यों कहा गया अशोक महान? प्रारंभ में चंडाशोक और बाद में अशोक महान कैसे बनता है इसके बारे में अपन बात करेंगे। ये नाम क्यों मिलता है? क्योंकि प्रारंभ में अभी अपन ने बात की कि सिंहली अनुश्रुतियाँ हैं, श्रीलंका में जो कहानियाँ प्रचलित हैं वहाँ से ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा था। इसके साथ ही अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें ये जानकारी मिलती है कि कलिंग युद्ध में अशोक ने 1 लाख लोगों को मारा और वहीं 1.5 लाख लोगों को उसने बंदी बना लिया, या इससे ज़्यादा भी ये संख्या रही होगी। तो इतना जो क्रूर शासक है, इतना क्रूर जो व्यक्ति है वो बदल जाता है और क्या बन जाता है? अशोक महान, कुछ घटनाओं की वजह से। लेकिन प्रारंभ में इतना क्रूर व्यक्ति है इसलिए अशोक को साहित्य में चंडाशोक के नाम से भी संबोधित किया गया है। एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है, देवानाम प्रिय, ये जो अशोक की उपाधि है, ये जो उपाधि अशोक ने ग्रहण की, ये ऐसा माना जाता है अशोक के बारे में। अभी अपन ने बात की कि अशोक के बारे में सर्वाधिक जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? अशोक के अभिलेखों से मिलती है। अभिलेख लिखवाने की जो परंपरा है वो अशोक ने कहाँ से ग्रहण की थी? ईरान से या फारस से। यहाँ का जो शासक था दारा ने अपने साम्राज्य में अभिलेख लिखवाए थे। अभिलेख लिखवाने की परंपरा उसने शुरू की थी और उसी से प्रभावित होके अशोक ने भी अपने राज्य में अभिलेख लिखवाने की परंपरा को शुरू किया था। तो ये हो गए अशोक के जो नाम हैं। ये जो देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि है इसके बारे में भी ये माना जाता है कि ये उपाधि भी उसने ईरानी शासक दारा के प्रभाव की वजह से ही ग्रहण की थी। इसके बाद 2 और शासक होते हैं, एक मौर्य शासक दशरथ और एक श्रीलंका का शासक है तिस्स, उसने भी देवानाम प्रियदर्शी उपाधि ग्रहण की थी। तो अशोक की अपन बात कर रहे हैं कि कलिंग युद्ध है, किस प्रकार से उसने जीता था, किस प्रकार से वहाँ पे नरसंहार किया था, और उसके बाद अशोक है वो क्या बन जाता है? बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है और हमेशा के लिए कलिंग युद्ध तो देखिए दोस्तों, कलिंग युद्ध कब होता है? 261 ईसा पूर्व या अशोक के राज्यारोहण के 8 वर्ष बाद यह बड़ी घटना घटित होती है। पीछे
अपन देखते हैं या साहित्य में ये जानकारी मिलती है कि कलिंग पहले मौर्य साम्राज्य का एक भाग था, मौर्य साम्राज्य का एक पार्ट था, लेकिन बाद में यह कलिंग हो सकता है कि बिंदुसार के अंतिम समय में जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था या उससे कुछ समय पहले यह स्वतंत्र हो गया था, इसलिए अशोक ने इसको वापस जीता था। यहाँ से एक प्रश्न ये भी बनता है या एक अच्छी जानकारी ये निकलती है, साहित्य में ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान एकमात्र युद्ध लड़ा था। ये उसका प्रथम युद्ध भी था और अंतिम युद्ध भी था। कौन सा? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। अब बात की जाए शासक की, निश्चित जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि अशोक और जो कलिंग का शासक उस समय था, इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था, तो वो शासक कौन था? नंदराज नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पे शासन कर रहा था, ऐसी जानकारी मिलती है। अशोक का जो कलिंग युद्ध है, इसकी जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। ये भी अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेट की एग्जाम में भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। वहीं अन्य जो एग्ज़ाम होती हैं, टीचर से संबंधित हो या अन्य जो एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ामों में, बहुत सारी एग्ज़ामों में ये अपन कह सकते हैं कि ये जो प्रश्न है बहुत बार रिपीट हुआ है कि कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख हुआ है। तो कौन सा? अशोक का 13वां जो शिलालेख है, उस 13वें शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में। एक पीछे मैंने थोड़ा सा बताया था, यहीं से अपन देख लेते हैं। पीछे अपन ने बात की थी मौर्य प्रांतों की, कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक 4 प्रांत मौर्य साम्राज्य में थे। कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने 5वां प्रांत बनाया था मौर्य साम्राज्य का, कलिंग को, जिसकी राजधानी तोसली को बनाया था। तो एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है। आगे अपन बात करते हैं अशोक के शासनकाल की घटनाओं की। तो एक और यहाँ से अच्छा प्रश्न बनता है, उससे पहले अपन थोड़ा सा देखते हैं कि अशोक ने किस प्रकार से जैन धर्म, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ऐसी कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? कलिंग युद्ध के बारे में पहले अपन ने बात इसलिए की क्योंकि अशोक के जीवन में यही कलिंग युद्ध है, ये एक मोड़ बिंदु साबित होता है। एक बड़ा जो परिवर्तन अशोक के जीवन में होता है, वो इसी कलिंग युद्ध की वजह से होता है। अब अशोक किस प्रकार से बौद्ध बनता है, या बौद्ध धर्म को वो ग्रहण करता है, या बौद्ध धर्म की तरफ वो आकर्षित होता है, तो इसके बारे में कैसे, कौन से लोग थे, ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिनकी वजह से अशोक बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुआ, तो यहाँ पे अपन देखते हैं। निग्रोध, मोगलीपुत, तिशस्य, उपगुप्त, ये 3 नाम मिलते हैं। पीछे अपन ने बात की कि अशोक अपने भाइयों को, या बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था, वो बिंदुसार ने किसे घोषित किया था? सुसीम को, अपने बड़े बेटे सुसीम को। शासक बनने से पहले अशोक उज्जैनी का गवर्नर था। उज्जैन का वो गवर्नर था जिसे मुस्लिम काल के दौरान मालवा कहा जाता है, और वर्तमान में मध्य प्रदेश जिसे अपन कहते हैं, तो उस क्षेत्र का ये गवर्नर था। उससे पहले ये तक्षशिला का भी कुछ समय तक गवर्नर रहा था। तो ये जो उज्जैनी है, यहाँ से ये आता है, और आके जब इसको जानकारी मिलती है कि बिंदुसार बीमार हो गया है, सुसीम को ये मारता है और मार के राज सिंहासन प्राप्त करता है। उसके बाद कलिंग युद्ध की घटना होती है, और कलिंग युद्ध में कलिंग को ये जीत भी लेता है। अब बताते हैं कि उस युद्ध के बाद इसका जो हृदय है वो परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। अलग अलग जो स्रोत हैं उनमें अलग अलग जानकारियाँ मिलती हैं।
कुछ स्रोतों में ये जानकारी मिलती है कि निग्रोध के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जबकि कुछ स्रोतों में ये जानकारी मिलती है कि मोगलीपुत्तिशस के प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, जबकि कुछ स्रोतों में ये जानकारी मिलती है कि उपगुप्त नामक जो बौद्ध भिक्षु था उसके प्रभाव में आके अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म उसने ग्रहण किया था। तो ये तीनों ही घटनाएं हैं। ऐसी जानकारी मिलती है कि अशोक एक दिन अपने राजमहल से बाहर की तरफ देख रहा था और वहाँ पे ये जो निग्रोध बताते हैं कि ये अशोक के बड़े भाई सुसीम का बेटा था। अभी छोटा है उम्र में, अपन जिस समय की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बौद्ध भिक्षु बन गया था, बौद्ध धर्म की दीक्षा इसने ले ली थी और भिक्षु का ये जीवन व्यतीत कर रहा था। तो बताते हैं कि अशोक ने जब इस निग्रोध को देखा, इसके जीवन को उसने देखा, तो वो बड़ा ही प्रभावित हुआ और बौद्ध धर्म के प्रति उसका आकर्षण है वो बढ़ने लगा। बाद में मोगलीपुत्तिशस, ये ऐसा माना जाता है कि अशोक का गुरु भी था और ये बौद्ध धर्म का भिक्षु या अनुयायी था। अशोक के समय में इसी की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। तीसरी बौद्ध संगीति जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के समय 251 या 250 ईसा पूर्व में ये तीसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? मोगलीपुत्तिशस की अध्यक्षता में। ये अशोक के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है। पीछे अपन ने बात की थी कि पहला जो बौद्ध सम्मेलन है अजातशत्रु के समय हुआ था, दूसरा कालाशोक के समय, और ये जो तीसरा बौद्ध सम्मेलन है ये अशोक के शासनकाल में किसकी अध्यक्षता में होता है? मोगलीपुत्तिशस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में 251 या कई जगह 250 ईसा पूर्व भी ये मिलता है। यहाँ पे तिथि महत्वपूर्ण नहीं है, मोगलीपुत्तिशस है, अशोक है और पाटलिपुत्र है। ये तीनों घटनाएं आपको याद रखनी है। तो बताते हैं कि इसी मोगलीपुत्तिशस के प्रभाव से अशोक बौद्ध धर्म के और ज़्यादा नज़दीक आ गया और बाद में उपगुप्त नामक जो भिक्षु है इसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान की। यानी अशोक प्रारंभ में बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित किसकी वजह से होता है? निग्रोध की वजह से। कुछ स्रोतों में ये जानकारी मिलती है कि ये सुसीम का पुत्र था, अब निश्चित नहीं है, लेकिन कुछ साहित्यिक स्रोतों में ये जानकारी मिलती है। मोगलीपुत्तिशस के प्रभाव में जो ऐसा माना जाता है कि अशोक का गुरु था, इसके प्रभाव से बौद्ध धर्म के और नज़दीक वो आता है, अहिंसावादी वो बनने लगता है और फिर उपगुप्त के प्रभाव में आके वह पूरी तरीके से बौद्ध बन जाता है। अशोक के बौद्ध धर्म में जो आस्था है उसकी जानकारी हमें मिलती है राजस्थान से प्राप्त जो भामरू शिलालेख है या जो बेराठ शिलालेख है उसमें यह जानकारी मिलती है। उसमें बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं बुद्ध, संघ और धम्म, उनके प्रति अशोक अपनी आस्था प्रकट करता है। तो इससे क्या जानकारी मिलती है अपने को कि इस समय तक ये जो भामरू शिलालेख लिखा गया था उस समय तक अशोक पूरी तरीके से बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं, अब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, पूरी तरीके से ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता है। अहिंसावादी ये कलिंग युद्ध के बाद और इन तीनों के प्रभाव में आके ये बन जाता है और बौद्ध धर्म के लिए आगे ये प्रचार प्रसार करता है। यहाँ पे इसके जीवन में एक बदलाव होता है कि रणघोष की जो नीति है उसका त्याग ये कर देता है। रणघोष की जगह धम्मघोष
या धर्म घोष की जो नीति है उसको ये अपनाता है। यानी इसका जो सपना था सारी दुनिया को जीतने का, एक महान साम्राज्य स्थापित करने का या लोगों को जीतने का, पहले इसकी सोच यह थी कि यह रणघोष यानी युद्ध के द्वारा, जब भी युद्ध होता था तो उससे पहले एक वाद्य यंत्र बजाया जाता था, रण का घोष, युद्ध का घोष किया जाता था। तो अब इसने हमेशा के लिए युद्ध की नीति को त्याग दिया और उसकी जगह लोगों के दिलों में धर्म के द्वारा, प्रेम के द्वारा, अपनी जो अच्छी नीतियां हैं उनके द्वारा लोगों के दिलों को जीतने का प्रयास आगे ये करता है और इसे अपनी मुख्य नीति बना के और संपूर्ण जिन जिन क्षेत्रों की इसको जानकारी थी वहाँ पे ये अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास आगे करता है। आगे अपन बात करते हैं, ये अच्छा प्रश्न है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सी नीति अपनाई या किस नीति की जगह कौन सी नीति उसने अपनाई। तो रणघोष की जगह धर्म घोष की नीति उसने अपनाई। रणघोष या युद्ध घोष भी इसे अपन कह सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं कश्मीर का जो इतिहास है। कलहण ने लिखा था, कलहण नामक जो इतिहासकार है, राज तरंगिणी नामक पुस्तक में उसने कश्मीर का इतिहास लिखा और इसी में कलहण ने ये लिखा है कि मौर्य सम्राट अशोक ने वित्सता यानी झेलम नदी के तट पे एक नवीन नगर बसाया जिसका नाम श्रीनगर था और कश्मीर का पहला जो शासक है वो राजतरंगिणी के अनुसार कौन था? अशोक। कलहण हमें यह भी जानकारी उपलब्ध करवाता है कि अशोक ने श्रीनगर बसा के यहाँ पे एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इससे अपने को क्या जानकारी मिलती है कि अशोक प्रारंभ में या कश्मीर में जिस समय वो गया था या कश्मीर पे जिस समय उसने प्रभुत्व स्थापित किया था उस समय वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और ब्राह्मण धर्म में भी मुख्य रूप से देखा जाए तो शैव संप्रदाय या शिव का उपासक ये रहा होगा। आगे अपन बात करते हैं तो बौद्ध साहित्य में यह भी जानकारी मिलती है कि नेपाल भी अशोक के साम्राज्य का या मौर्य साम्राज्य का एक पार्ट था, एक भाग रहा था। कैसे? बौद्ध साहित्य में यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने नेपाल में ललित पाटन या देवपाटन नामक के नगर बसाया था। तो अशोक नगर कहाँ बसाएगा? जहाँ पे अशोक का साम्राज्य है, जहाँ तक अशोक का साम्राज्य है वहाँ तक ही यह कोई नगर बसा सकता है, कोई कार्य कर सकता है। तो इस के आधार पे अपन क्या कह सकते हैं कि नेपाल भी अशोक के साम्राज्य में था। इसके अलावा यहाँ से एक अभिलेख, लघु शिलालेख, लघु स्तंभ लेख भी मिला है, रुमेनदेई स्तंभ लेख। उससे भी हमें ये जानकारी मिलती है कि यह क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में था। रुमेनदेई जो अभिलेख अशोक का मिला है उससे हमें मौर्यकालीन कर व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये है अशोक के शासनकाल की कुछ घटनाएं या ये है मौर्य सम्राट अशोक। इसके बाद अपन बात करते हैं थोड़ी सी, तो अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए या इसी अपनी धर्म घोष की नीति के तहत अपने जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पे ये प्रभाव स्थापित करने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, श्रीलंका है, बर्मा है, तिब्बत है या
मध्य एशिया के कुछ जो क्षेत्र हैं, यूनानी जो राज्य है, वहाँ पे अपने धर्म प्रचारक भेजता है। यहाँ पे दो मुख्य रूप से हैं, इनसे संबंधित एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। महिंद्र जो कि अशोक का पुत्र था, और संघमित्रा अशोक की जो पुत्री थी। इन दोनों को अशोक श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजता है। इसके अलावा कुछ अन्य जो अपने समय के प्रचारक हैं, कुछ अन्य जो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध विद्वान हैं, उनको मध्य एशिया में भी ये भेजता है। धन्यवाद दोस्तों।